अनोखा कन्यादान। सुधा, ये क्या है बेटा? सब कुछ ठीक तो है तेरे और मोहन के बीच में? हाँ मम्मी, पर आप ये मतलब यूं अचानक बेटा? तेरी सासू माँ का फोन आया था, 6 महीने को आए, अब तक कोई खुशखबरी। उन्हें कुछ खटका तो उन्होंने मुझे फोन किया। सच बता, तेरे और मोहन के बीच सब कुछ ठीक तो है ना, या कोई और परेशानी? ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी, मोहन ने अंदर आते हुए कहा। अरे दामाद जी, मोहन ने आगे बढ़कर चरण स्पर्श करते हुए कहा। दरअसल मम्मी जी, मैंने ही अभी परिवार को आगे बढ़ाने से मना किया था सुधा को। बस थोड़ा सा वक्त चाहिए था। एक्चुअली गलती मेरी ही है, मुझे माँ को बता देना चाहिए था। खामखा आप और मम्मी दोनों परेशान हो गई। माफ कीजिएगा मम्मी। अरे मोहन, तुम दामाद नहीं, मेरे बेटे हो। बेटा, तुम दोनों को अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, जैसा तुम दोनों को ठीक लगे। अब बूढ़ों को चिंता हुई तो खैर, खुश रहो तुम दोनों। ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे। दोनों के सिर पर हाथ रखकर माँ बोली। सुधा ने एक बारगी फिर से गुस्सैल नजरों से मोहन को देखा, मगर माँ की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जी मम्मी। माँ के वापस चले जाने के बाद अकेले में बैठी सुधा को शादी की पहली रात का स्मरण हो उठा। जब मोहन उसके समीप आया था तो सुधा ने खुद को समेटते हुए साफ इनकार करते हुए कहा था, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तब मोहन ने कहा, सुधा, ये हमारे मिलन की रात है और दोनों ओर से जब संपूर्ण स्वीकृति हो तभी मिलन पूर्ण रूप से होता है। मैं तुम्हारे निर्णय का सम्मान करता हूँ, मगर एक पति के हक से जानना चाहता हूँ, वजह क्या है? वजह? मोहन जी, जानते हैं, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। आपसे पहले भी मुझे 2 लड़कों से मिलवाया गया था, मैंने दोनों को रिजेक्ट कर दिया था और फिर आपसे मिलवाने पर मैंने आपको चुना। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके विचारों ने मुझे आकर्षित किया था। आपके दहेज प्रथा के विरुद्ध कहे शब्दों से मैं बहुत प्रभावित थी और आपने तो साफ साफ दहेज के लिए मना किया था। आपके मम्मी पापा ने भी। जानते हैं, उस वक्त मुझे आप किसी हीरो से कम नहीं लग रहे थे। एक ऐसे इंसान की पत्नी बनने पर मुझे गर्व महसूस हो रहा था, मगर कन्यादान के वक्त जब पापा ने आपको वो 25 लाख का चेक दिया तो आपने माथे से लगाकर उसे आशीर्वाद के रूप में तुरंत स्वीकार कर लिया। आप तो 2 मुँहे वाले इंसान निकले और ऐसे इंसान के साथ मैं कोई रिश्ता। छी, आज आप हीरो नहीं बल्कि वो विलेन जैसे दिखाई दे रहे हैं जो अपना बनकर पीठ में छुरी घोंप देता है। ओह, तो ये बात है। हाँ, और मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। कहाँ? कहीं भी। पापा के घर नहीं जा सकती, वरना लोगों के तानों से। नहीं, पढ़ी लिखी हूँ, कहीं और चली जाऊंगी। अच्छा, इतना सोचती हो अपने मम्मी पापा के लिए, तो कभी सोचा तुम्हारे ऐसा करने पर उन्हें शाबाशी या तारीफें मिलेंगी? सुधा, मैं तुम्हें निर्णय लेने से नहीं रोक सकता। तुम्हें मेरे साथ कोई संबंध नहीं बनाने तो मैं तुम्हें बाध्य नहीं करूँगा, मगर तुम शादी के बाद मेरी पत्नी स्वरूप मेरी जीवन साथी हो तो एक सुझाव दूंगा, तुम यही रहो एक पत्नी की तरह। रिश्ता मत रखो, मगर हम दोनों दोस्तों के जैसे तो रह सकते हैं ना? यहाँ रहोगी तो ना केवल तुम्हारे मम्मी पापा बल्कि मेरी माँ को भी सुकून रहेगा। देखो, हम दोनों की ये दोस्ती 2 परिवारों में सदैव सुकून और सम्मान बनाए रखेगी। हाँ, मैं तुम्हें इसके लिए वचन देता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी स्वीकृति के बिना कभी भी छूने की कोशिश भी नहीं करूँगा। सुधा, बाहर दुनिया की नज़रों में हम दोनों पति पत्नी का रूप बनाए रहेंगे, मगर इस कमरे के अंदर केवल और केवल 2 दोस्त बने रहेंगे जो एक दूसरे को बिना छुए बिना लड़े अलग अलग रहेंगे। मैं वहाँ सोफे पर सोऊंगा, तुम यहाँ बेड पर सो जाओ, मगर मैं ऐसे। सुधा, कोई भी निर्णय लेने से पहले
अपने मम्मी पापा और मेरी मम्मी के बारे में जरूर सोच लेना, अन्यथा कल पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। साल 6 महीने में दोनों परिवारों को समझा बुझा देंगे। हमारे बीच नहीं बन रही और आगे तुम समझदार हो कहकर मोहन चादर तकिया लिए सोफे पर जा लेट गया था। सुधा को भी उस वक्त मोहन की बातें सही लगी थी और उसने भी यहीं रहने का निर्णय ले लिया। सचमुच मोहन अपने वचन पर अड़िग रहा। उसने कभी सुधा को छूने की कोशिश नहीं की। ऐसे ही आज 6 महीने पूरे होने को आए थे। दोनों ने अब तक कोई खुशखबरी नहीं दी थी, तो मोहन की माताजी ने अपनी समधन सुधा की मम्मी से बातचीत की थी, जिसके परिणाम स्वरूप वो सुधा से मिलने आई थी। मगर अब सुधा ने निर्णय किया वो कल ही वकील से मिलकर मोहन से तलाक लेने की प्रक्रिया की शुरुआत करेगी। अगले दिन सुधा अपने वकील के पास पहुंची और मोहन से तलाक के लिए बातचीत कर उसे नोटिस के जरिए सूचना देने की कार्यवाही में लग गई। अचानक उसके मोबाइल पर बेल बजी। हेलो मम्मी, क्या? फोन हाथ से छूट गया। सुधा जी, क्या हुआ? वकील साहब, पापा पापा कहकर फूट फूट कर रोने लगी। सुधा की माताजी ने फोन किया था। उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुधा तुरंत अपने घर पहुंची। कुछ ही देर में मोहन और उसकी माताजी भी वहां पहुंच गई। इसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया गया। अभी 15 दिन ही बीते थे कि सुधा के भैया भाभी ने सुधा से कहा, सुधा, पापा तो रहे नहीं, तो हम सोच रहे हैं माँ को किसी वृद्ध आश्रम। क्या ये आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं? भैया, वो माँ है आपकी जन्म देने वाली, और पापा के जाते ही आप दोनों। छी, कितनी घटिया सोच है आपकी। और हाँ, मत भूलो, पापा की संपत्ति में उनकी पत्नी यानी माँ का बराबर का हक है। क्या हक? संपत्ति? वो तो कब की हमारे नाम पर हो गई थी। खुद माँ ने पापा से साइन करवा कर दिए थे। खैर, तुम चाहो कोर्ट जाओ या जहन्नुम में, मगर अब ये हमारा घर है और कुछ दिन तक रह सकती हूँ, मगर जल्द ही अपना इंतजाम कर लेना, समझी? माँ की चमची। कहकर दोनों दूसरे कमरे में चले गए। अब सुधा को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। पापा रहे नहीं, माँ को ऐसे कहाँ अकेले छोड़े। ऊपर से उसने मोहन से तलाक की कार्यवाही। ओह नो! तभी उसने वकील को फोन किया। हेलो जी, मतलब आपने नोटिस? उफ, ये मैंने क्या किया? अब माँ को लेकर कहाँ जाऊंगी? अचानक घर के बाहर गाड़ी आकर रुकी। सुधा ने देखा, ये तो मोहन की गाड़ी। मोहन गाड़ी से उतरा और माँ से आकर बोला, माँ, अब सभी क्रियाओं की समाप्ति हो गई है। आपकी इच्छाओं के लिए मैं चुप था, मगर अब आप मेरे साथ चलेंगी। बस जो जरूरी हो ले लीजिए। माँ अपने कुछ कपड़ों और पति के सामान को समेटने लगी। तब तक मोहन सुधा के पास आकर बोला, सुधा, ये लो तुम्हारे तलाक के पेपर्स। चाहता तो नहीं था, मगर इसके आगे कुछ बोल पाता। तब तक माँ आ गई। चलो बेटा जी कहकर माँ के हाथों से सामान ले लिया। वहीं सुधा सोच रही थी, जब तलाक के पेपर्स पर मोहन जी ने साइन कर दिए, तो फिर ये हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं और क्यों? मगर माँ पर पहले ही पापा के चले जाने का दुख, और अगर कुछ कहा तो कहीं माँ भी नहीं सोचकर उसने चुप्पी साधे रहने में ही भलाई समझी। मोहन ने घर के बाहर आकर गाड़ी रोकी। सुधा माँ को लिए जैसे ही घर में घुसने लगी तो मोहन ने रोका, सुधा, वहाँ नहीं, यहाँ। माँ अपने घर में रहेगी। क्या? मगर हमारा घर तो ये है, वो तो किसी और का। सुधा, वो हमारा घर है और हमारी दोनों माँओं का भी, मगर ये घर केवल माँ का है। हाँ, जानती हो
शादी की पहली रात तुमने मुझसे वो 25 लाख। सुधा, मैं शुरू से ही दहेज विरोधी रहा हूँ, आज भी उस पर अड़िग हूँ, मगर शादी से 2 दिन पहले तुम्हारे पापा मेरे पास आए थे और उन्होंने उसी वक्त मुझे तुम्हारे भैया भाभी के बारे में, उनके लालचवंश घर कारोबार हथियाने की चल रहे षड्यंत्रों के बारे में बताया। मैंने उनसे उन पर ऐसा ना करने के लिए कोर्ट जाने की बात भी कही तो वह बोले, बेटा हमारे बाद भी तो सब कुछ उसी का है, मुझे अपनी फिक्र नहीं, जब तक हूँ ये दोनों कुछ नहीं कर सकते। जानता हूँ मैं सब कुछ वापस कैसे ले सकता हूँ, मगर मेरे बाद मेरी पत्नी वो सीधी है। बेटे बहू ने उसे अपनी बातों से उलझा कर, खैर वो ममता है उसकी, मगर बेटा कल जब मैं नहीं रहूँगा तो ये उसकी ममता का ख्याल नहीं करेंगे, उसे निकाल बाहर कर देंगे। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं पापा जी? बेटा शादी के वक्त एक अनोखे कन्यादान के रूप में मेरे हाथों 25 लाख रुपए ले लेना, मेरे बाद मेरी पत्नी के भविष्य के लिए। वो दर दर की ठोकरें ना खाए बेटा, और हाँ, इस बात का मेरे मरने तक किसी से जिक्र मत करना, तुम्हें इस बूढ़े बाप की कसम। सुधा, ना चाहते हुए भी मुझे वो रुपए लेने पड़े और इसीलिए मैं तुम्हें कुछ बता भी नहीं पाया। सुधा, पापा की बातों को मानकर मैंने इसमें कुछ रकम जोड़कर अपने साथ वाला घर खरीद लिया। अब माँ यहाँ बिना किसी के रोब के स्वेच्छा से जैसे चाहे रह सकती है। बाकी हमारा घर इनका अपना है और मुझे दोनों माँओं के साथ रहकर दोनों के प्यार और आशीर्वाद के साए में जीवन व्यतीत करना है। मोहन जी, दौड़ते हुए सुधा मोहन के पैरों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़। मगर तुम्हें तो, मोहन बोला। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कहकर पेपर फाड़ दिए। सुधा, पत्नी की जगह कदमों में नहीं पति के दिल में होती है, कहकर मोहन ने सुधा को सीने से लगा लिया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।